हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 1 के पार्ट 5 को शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 के प्रीवियस पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 10 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हमने चैप्टर 1 के पार्ट 1 को, पार्ट 2 को, पार्ट 3 को और पार्ट 4 को कवर कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 1 के प्रीवियस पार्ट्स के लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग चैप्टर 1 के पार्ट 5 को कवर करेंगे। इसमें हम इन टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848। क्रांतियों का युग 1830 से 1848। एज कंजर्वेटिव regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolutions in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. जैसे जैसे कंजर्वेटिव्स ने अपने पावर्स को कंसोलिडेट किया, खुद को मजबूत किया, वैसे वैसे यूरोप के कई सारे रीजन्स में, जैसे इटालियन स्टेट्स, जर्मन स्टेट्स, ऑटोमन एम्पायर के प्रोविंसेस में, आयरलैंड और पोलैंड में लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को रिवॉल्यूशन से जोड़कर देखा जाने लगा। मतलब जो लोग लिबरल थे, नेशनलिस्ट थे, उन्हें रिवॉल्यूशनरी माना जाने लगा। उस वक्त लिबरल और नेशनलिस्ट होने का मतलब था कि लोग मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का विरोध करेंगे और लिबर्टी एंड फ्रीडम के लिए संघर्ष करेंगे। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks, and members of the commercial middle classes. उस वक्त के रिवॉल्यूशंस को लिबरल नेशनलिस्ट्स ने किया, जो एजुकेटेड एलिट मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे, जिसमें प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क और कमर्शियल मिडिल क्लास के मेंबर्स थे। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पूरा मिडिल क्लास यहाँ शामिल नहीं था, सिर्फ एलिट मिडिल क्लास शामिल था। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग शामिल थे। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830. The Bourbon kings who had been restored to power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. पहला विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। 1815 के वियना कांग्रेस के बाद कंजर्वेटिव्स ने बर्बन किंग्स को वापस सत्ता में लाया था। उनको लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ने उखाड़ फेंका। बर्बन किंग्स की जगह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित किया गया, जिसका हेड लुई फिलिप था। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। When France sneezes, Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold. ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने एक बार कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाता है। मतलब फ्रांस में अगर कोई इवेंट घटता है तो उसका असर पूरे यूरोप पे देखने को मिलता है।
मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। द जुलाई रिवॉल्यूशन sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. फ्रांस में जुलाई रिवॉल्यूशन के बाद ब्रसल्स में भी विद्रोह हुआ, जिसका रिजल्ट हुआ कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो गया। जुलाई क्रांति से ब्रसल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। An event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. एक इवेंट जिसने पूरे यूरोप के एजुकेटेड एलिट क्लास को मोबिलाइज किया और उनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स का संचार किया, वो था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वो थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। Greece had been part of the Ottoman Empire since the 15th century. 15th century से ही ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked of a struggle for independence amongst the Greeks which began in 1821. यूरोप में रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म के ग्रोथ से ग्रीस के लोगों का इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल 1821 से शुरू हो गया। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। नेशनलिस्ट्स इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। ग्रीस में नेशनलिस्ट्स को उन ग्रीक से सपोर्ट मिला जिन्हें बहिष्कार किया गया था, और बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन लोगों ने भी सपोर्ट किया जो एंशिएंट ग्रीक कल्चर के प्रति सहानुभूति रखते थे। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति हेलेनिज्म के प्रति सहानुभूति रखते थे। Poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. पोएट्स और आर्टिस्ट ने ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालना बताकर तारीफ की और एक मुस्लिम एम्पायर के विरुद्ध ग्रीस के स्ट्रगल के लिए पब्लिक को मोबिलाइज किया। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन organized funds and later went to fight in the war, where he died of fever in 1824. एक इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ने फंड्स ऑर्गेनाइज किए और बाद में वे लड़ने भी गए। 1824 में फीवर से उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। फाइनली, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल of 1832 recognized Greece as the independent nation. 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. नेशनलिज्म की भावना, नेशनलिज्म का डेवलपमेंट सिर्फ वॉर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं हुआ था। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। नेशन के विचार को डेवलप करने के लिए कल्चर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक ने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को शेप करने में और एक्सप्रेस करने में हेल्प किया। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। Let us look at Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Romantic artists and poets
generally criticized the glorification of reason and science and focused instead on emotions, intuition and mystical feelings. रोमांटिसिज्म एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट था जो एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करना चाहता था। रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स ने रीजन यानी तर्क वितर्क और साइंस के ग्लोरिफिकेशन को क्रिटिसाइज किया और इमोशंस, इंट्यूशंस और मिस्टिकल फीलिंग्स पर फोकस किया। आइए हम रूमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nation. उनका प्रयास था कि लोगों में एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज के फीलिंग को डेवलप किया जाए और एक कॉमन कल्चरल पास्ट को डेवलप किया जाए और इसे नेशन का आधार बनाया जाए। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। Other romantics such as German philosopher Johann Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among the common people, Das Buch. जर्मन फिलोसोफर योहान गॉटफ्रेड हर्डर जैसे दूसरे रोमांटिक्स ने क्लेम किया कि आम लोगों में, जिन्हें दासवोग कहा जाता था, उनमें ट्रू जर्मन कल्चर निहित थी। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन was popularized. So collecting and recording these form of folk culture was essential to the project of nation building. नेशन के स्पिरिट को फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री और फोक डांस के द्वारा पॉपुलराइज किया जा सकता था। इसलिए नेशन बिल्डिंग के लिए इन फोक कल्चर को रिकॉर्ड करना और कलेक्ट करना जरूरी था। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य और लोक नृत्य से प्रकट होती थी। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी स्थानीय भाषाओं पर एम्फेसिस दिया जा रहा था और लोकल फोकलोर यानी स्थानीय लोक साहित्य को कलेक्ट किया जा रहा था। ये सिर्फ एंशियंट नेशनल स्पिरिट को रिकवर करने के लिए नहीं किया जा रहा था, बल्कि मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा था जो इलिटरेट थे, क्योंकि स्थानीय भाषाओं में और स्थानीय लोक साहित्य से लोगों को नेशनलिज्म, लिबर्टी, फ्रीडम के बारे में समझाना आसान था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन साहित्य भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। This was especially so in the case of Poland, which had been partitioned at the end of the 18th century by the great powers Russia, Prussia, and Austria. Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. ये स्पेशली पोलैंड के केस में लागू होता था, जिसका 18th सेंचुरी के एंड में ग्रेट पावर्स यानी रशिया, प्रशा और ऑस्ट्रिया द्वारा पार्टीशन कर दिया गया था। पोलैंड एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, बट उसने म्यूजिक और लैंग्वेज के जरिए नेशनल फीलिंग्स को जीवित रखा था। ये खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। कैरोल कुरपिंस्की, फॉर एग्जाम्पल, सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरास एंड म्यूजिक, टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलोनेज एंड मजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स। कैरोल कुरपिंस्की ने नेशनल स्ट्रगल को अपने ओपेरास और म्यूजिक से सेलिब्रेट किया, पोलोनेज और मजूरका जैसे फोक डांस को नेशनलिस्ट सिंबल में बदला। मसलन कैरोल कुरपिंस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया,
और पोलिनेज और मजूरका जैसे लोक नृत्य को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। Language too played an important role in developing nationalist sentiments. After Russian occupation, the Polish language was forced out of schools and the Russian language was imposed everywhere. लैंग्वेज ने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स डेवलप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। रशिया द्वारा कब्जे के बाद स्कूल से पॉलिश लैंग्वेज को हटा दिया गया और हर जगह रशियन लैंग्वेज को थोप दिया गया। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पॉलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. 1831 में रशिया के खिलाफ आर्म्ड रिबेलियन हुआ, जिसे क्रश कर दिया गया था। इसके बाद पोलैंड में क्लर्जी के मेंबर्स ने नेशनल रेजिस्टेंस के लिए लैंग्वेज को अपना वेपन बनाया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। पॉलिश वॉज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। पॉलिश लैंग्वेज को चर्च गैदरिंग और रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज किया जाता था। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पॉलिश का इस्तेमाल हुआ। As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. इसके वजह से बहुत बड़ी संख्या में प्रीस्ट्स और बिशप्स को जेल में डाला गया। रशियन ऑथोरिटीज ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि बिशप्स और प्रीस्ट्स ने रशियन लैंग्वेज का यूज करने से मना कर दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। पॉलिश भाषा को रशियन डोमिनेंस के खिलाफ स्ट्रगल के एक सिंबल के रूप में देखा जाने लगा। पॉलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। The 1830s were years of great economic hardship in Europe. The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. 1830s में यूरोप में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रगल देखने को मिला। 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में ऑल ओवर यूरोप में बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वेयर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन क्राउडेड स्लम्स। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा नौकरी ढूंढने वालों की संख्या ज्यादा थी। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग माइग्रेट करके शहरों में जाने लगे काम की तलाश में, और उनके पास पैसा नहीं होता था तो वे ओवर क्राउडेड स्लम्स में रहने लगे। ज्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वेयर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन from imports of cheap machine-made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. टाउन्स में जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, उनको इंग्लैंड से जो मशीन मेड गुड्स इंपोर्ट होकर आते थे, उनसे बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन मिलता था। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा एडवांस था पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट की तुलना में। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। ये कंपटीशन ज्यादा टेक्सटाइल प्रोडक्शन में था, क्योंकि विलेजेस में इसका प्रोडक्शन मेनली घर में स्मॉल वर्कशॉप्स में होता था
जो पार्टली मैकेनाइज्ड थे। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. यूरोप के उन क्षेत्रों में जहां एरिस्टोक्रेटिक क्लास अभी भी पावर में थी, वहां किसानों को फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशंस का बर्डन सहना पड़ रहा था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। The rise of food prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism in town and country. फूड प्राइसेस बढ़ जाने के कारण या किसी साल फसल खराब हो जाने के कारण कंट्री और टाउन में गरीबी बढ़ जाती थी। पॉपुलिज्म का मतलब है बहुत ज्यादा गरीबी होना। खाने पीने की चीजों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। The year 1848 was one such year. Food shortages and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. Barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee. 1848 एक वैसा ही साल था। फूड शॉर्टेजेस के कारण और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के कारण पेरिस की जनता रोड पे उतर आई और इसके चलते लुई फिलिप को भागना पड़ा। 1848 ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। A national assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males above 21, and guaranteed the right to work. National workshops to provide employment were set up. एक नेशनल असेंबली ने रिपब्लिक की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी एडल्ट मेल्स को वोट देने का अधिकार दिया और काम की गारंटी दी। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए नेशनल वर्कशॉप्स सेटअप किए गए। राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। अर्लियर इन 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textiles but drastically reduced their payments. इससे पहले 1845 में सिलेसिया के बुनकरों ने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स बुनकरों को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे और उनसे फिनिश्ड प्रोडक्ट लेते थे, बट इसके दाम कॉन्ट्रैक्टर्स ने ड्रास्टिकली कम कर दिए थे। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। द जर्नलिस्ट विल्हेम वुल्फ डिस्क्राइब द इवेंट्स इन ए सिलेसियन विलेज एज फॉलोज। पत्रकार विल्हेम वुल्फ ने सिलेसिया के गांव की घटनाएं इस प्रकार बयां की। इन दीज विलेजेस विद 18,000 inhabitants, cotton weaving is the most widespread occupation. The misery of the workers is extreme. The desperate need for jobs has been taken advantage of by the contractors to reduce the prices of the goods they order. इन विलेजेस में 18,000 आबादी है और यहाँ सूती कपड़ा बुनने का ऑक्यूपेशन बहुत ज्यादा व्यापक है। यहाँ वर्कर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको काम की जरूरत है और इसका फायदा कॉन्ट्रैक्टर्स बुनकरों को कम पैसा देकर उठाते हैं। इन गांव में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। श्रमिकों की हालत खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी हैं। On 4 June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractor, demanding higher wages. They were treated with scorn and threats alternately. 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और दो कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंची। वे ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। फॉलोइंग दिस, अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स्ड देयर वे इनटू द हाउस, स्मैश्ड इट्स एलिगेंट विंडो पेन्स, फर्नीचर, पोर्सिलेन. Another group broke into the storehouse,
and plundered it of supplies of cloth, which they tore to shreds. इसके बाद ये भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीजें तोड़ दी। एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे तार-तार कर दिया। The contractor fled with his family to a neighboring village, which however refused to shelter such a person. He returned 24 hours later, having requisitioned the army. In the exchange that followed, 11 weavers were shot. ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव में शरण देने से इनकार कर दिया गया। वो 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 के पार्ट 6 को शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।